friends, this is Karthik Bharadwaj and today we are going to discuss about question paper of electronics and communication ISRO 2015. In the second part we are going to discuss from question number 21 to 40 questions. In first part I have already discussed about question number 1 to 20. So if you are viewing that particular part, just go through the first part also. Well, let us start. Here we have given that noise figure is 2 और आपको SNR दिया हुआ है, इनपुट SNR दिया हुआ है 37 dB एंड आउटपुट SNR पूछा है. एज वी नो दैट इन नॉइज फिगर इज इक्वल टू 1 अपॉन फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू सिग्नल टू नॉइज रेशियो आउटपुट ओवर इनपुट. और ये सीधे इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिएगा. नॉइज फिगर 1 अपॉन फॉर्म फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर या फिर कह सकते हो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इनपुट ओवर सिग्नल टू नॉइज रेशियो आउटपुट, ये होता है ना. अगर आपको फॉर्म निकालने की जाए तो सीधा बस कर लेना है, ये आउटपुट ओवर इनपुट रहेगा, SNR रेशियो आउटपुट ओवर इनपुट रहेगा. ठीक है. सो वी हैव गिवन दैट नॉइज फिगर इज इक्वल टू 2, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म 10 इंटू लॉग बेस 10 2. यार इसको याद कर लेना प्लीज, रिमेंबर इट. लॉग बेस 10 2 की जो वैल्यू है 0.3010 है, ये 3 dB आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे सीधा इसमें. बस अब ये क्या है, ये आपको डीबी में कन्वर्ट करना है. तो जब आप इसे डीबी में करेंगे नॉइज फिगर इजकल टू इनपुट माइनस आउटपुट, और बस अब आपको आउटपुट निकालना है, इनपुट आपको गिवन है, सीधा बस इसको 37 माइनस 3 कर दीजिए. मतलब इसको उठा के इधर ले जाइए, है ना, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए घुमाकर, तो आ जाएगा आपका 34 dB. तो सो द आंसर विल बी बी. यहाँ पर आपका जो है 40 dB, सॉरी 27 dB आ रहा है. सो वी इज द आंसर 34. Now 34. This is B. Well, now in the next question we have given that EB by N naught आपकी जो लिमिट है वो बतानी है रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए क्या होती है. तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ. रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए जो आपको लिमिट पूछी गई है ये SNR पर बिट होती है. दरअसल इसको जो है डिफरेंट मॉड्यूलेटिंग जो स्कीम्स होती हैं उसके जो है बिट एरर रेट को कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है. तो ये होता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है दोस्तों. ये एनर्जी पर बिट नॉइस टू पावर स्पेक्ट्रम, ये जो है इसका जो रेशियो है दिस इज कॉल्ड एनर्जी पर बिट टू द नॉइस पावर स्पेक्ट्रल रेशियो बोलते हैं इसको. और इट शुड बी ग्रेटर देन ln2. एक इसका यार लंबा चौड़ा सा डेरिवेशन है, आप लोग सर्च कर दीजिएगा गूगल पे जाके अगर आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है. तो एक लंबा है तो इट शुड बी ग्रेटर देन ln2 यानी e⁻², ln बेस e, है ना. 2 को निकालना है तो दैट इज 0.69. इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 6 dB. सो द आंसर विल बी बी. इसका आंसर आपका बी रहेगा. नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट C/C0 ऑफ, मतलब आपको अपलिंक दिया हुआ है 50 dB हर्ज, डाउनलिंक आपको 47 dB हर्ज दिया गया है. ओवरऑल निकालना है तो 1 अपॉन ओवरऑल ऑल इक्वल टू 1 अपॉन ओवरलिंक प्लस 1 अपॉन डाउनलिंक. तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली क्या है ना, ये लगभग पैरेलल जैसा कॉम्बिनेशन है. तो आपको क्या है, पहले से मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको बाद उसको निकालना पड़ेगा. तो देखो इसको क्या करते हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन मेरे सामने अपीयर होता है तो मैं क्या करता, मेरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन देने हैं तो पैरेलल में मैं एकदम श्योर हो जाऊंगा कि मतलब कि इन दोनों से तो मेरा आंसर कम ही आएगा. तो देखो इन दोनों से कम आएगा तो 48.5 वाला और 53 वाला, ये दो तो पॉसिबल है नहीं. जो कम आएगा इन दोनों के केस में ही आ सकता है. अब यार इन दोनों के केस में अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि भाई मैंने तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके पता लगाया था. लेकिन हाँ मैं इतना श्योर था इन दोनों में से एक आंसर होगा. सो यू शुड हैव टू बी डिफाइन योर सेल्फ कि आपको किस तरह इसको अप्रोच करना है. बाकी मैं बता देता हूँ करना है. इसके लिए मुझे तो KLC की जरूरत पड़ी, आप देख लीजिएगा CNR निकालने के लिए. तो ये जो है 1/20 50 dB को इसको जो है 10⁵ हो गया प्लस 1 अपॉन 10⁴ हो गया. एक्चुअली जब इसको जो है ना सॉल्व करोगे ना तो ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है, 10⁴ है. तो जब इसको सॉल्व करोगे 3338.5 है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 45 आएगा. तो आंसर विल बी बी. सो लेट अस चेक इट आउट. यार मैं होता तो गैस करता. आई डोंट नो अबाउट यू पीपल्स, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, है ना. तो नाउ वी आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन नंबर 24. वी हैव गिवन दैट अर्थ स्टेशन पे मेरे एक सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है अर्थ स्टेशन पे, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जो एल्टीट्यूड है 35864 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. मतलब मान के चलो यहाँ पे मैं कर्सर को देखो प्लीज, पॉइंट आउट कर्सर, यहाँ पे मेरा अर्थ स्टेशन है, जस्ट इसके ऊपर जो है यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड.
है ना। लेकिन क्या होता है, जो एक ज्योग्राफिकल 1/3 अर्थ को कवर करती है, तो मतलब यहाँ से जो है ये जो शॉर्टर डिस्टेंस है, लेकिन ये इस रेंज में भी तो आ सकती है, इसके यहाँ से यहाँ तक। वेल अभी आपको बताता हूँ। तो आपको एक रेंज दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है राउंड ट्रिप टाइम। तो राउंड ट्रिप टाइम मतलब जाने का आने का, मतलब सिग्नल को, तो सीधा सा है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा दूं, है ना। मैं आपको रेंज दी हुई है डिस्टेंस के लिए। तो देखो यही है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका ये मान लो ये यहाँ पर अर्थ स्टेशन है, ये आपका सैटेलाइट दी हुई है, लेकिन ये इसकी एक रेंज है ना, मतलब ये एक मैक्सिमम रेंज है। दिस इज 38200, तो ये यहाँ तक इसको कवर अप कर सकता है। तो हम मैक्सिमम केस में लेके चलेंगे, तो राउंड ट्रिप टाइम इंटू 2 इंटू रेंज डिवाइडेड बाई सी, है ना। सिंपली स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम है, जहाँ पर क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेज रहे हैं, तो सी हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। रेंज आपको 38200 दिया हुआ है। तो इसको आप जो सॉल्व करके देखेंगे तो आराम से आपको 355 मिली सेकेंड मिल जाएगा। अगर आप इसको लगा देते हो गलती से फॉर्मूले में, तो भी आपको उन्होंने ऑप्शन में अवेलेबल कराया है, यहाँ पर ये आ रहा है, सी आ रहा है 3239 मिली सेकेंड आ रहा है। तो फ्रेंड्स बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, जस्ट टेक द रेंज, क्योंकि जो क्या है आपकी जो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है 1/3 अर्थ को कवर अप करती है। तो मतलब वो मतलब इतने जो यहाँ पर जो होगा ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दैट, और वो इसकी रेंज के बराबर होगा। मैक्सिमम इस रेंज तक वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को सिग्नल भेज के वापस ले सकता है, ठीक है ना। सो दैट विल बी 255 ms। तो जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज ए, है ना, 255 mm। समटाइम्स मैं एक्चुअली सॉल्व तो सही किया रहता हूँ, अगर गलती से मैं ऑप्शन गलत बोल जाता हूँ तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, आपको 1 मिली वॉट को डीबीएम में कन्वर्ट करना है। अब यार सिंपली डीबीएम को कन्वर्ट करना है, आप जानते हैं पावर इक्वल टू 10 log रेज़ टू पावर 10 p, है ना। आपको एक्चुअली क्या है, मिली वॉट में कन्वर्ट करना है। मिली वॉट में 10⁻³ से डिवाइड कर दो, बस जो भी पावर दी हुई हो उसको 10⁻³ से डिवाइड कर दो। यहाँ पर आपको ऑलरेडी पावर कितनी दी है, मिली वॉट 10⁻³ ऑलरेडी दी हुई है, जिसको काट दो तो 1 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 0 dBm आ जाएगा इसका आंसर, है ना। सो आंसर विल बी ए। नाउ इन द 26th क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट कि ये कौन सा स्टेटमेंट नहीं ट्रू है। दोस्त जब नहीं ट्रू वाला हो ना, तो ये देख लो कि एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ लो तो एक बार में आपको मिल जाएगा। जैसे आपको ये सोर्स कोडिंग टेक्निक है कि MPEG4 करके सोर्स की कोडिंग टेक्निक है। मेरे को इसका आइडिया नहीं था फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच कैसे क्वेश्चंस को करना है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस बना पाए, लेकिन कई बार आपको एलिमिनेट करना होगा, वहाँ पे टाइम नहीं है इतना हम लोगों के पास। तो अब दूसरा, चैनल कोडिंग गिव्स कोडिंग गेन एट द एक्सपेंस ऑफ बैंडविड्थ, देखिए। उसके बाद सोर्स कोडिंग डिकोडिंग इज डन टू रिमूव एरर, ये यहाँ पर गलत था दोस्त। ये मैंने सी पॉइंट को इसको पकड़ लिया कि सोर्स कोडिंग और डिकोडिंग रिमूव एरर को, सोर्स कोडिंग हम इसलिए करते हैं कि मैसेज बिट का एफिशिएंट यूज कर सके, है ना। उसके लिए चैनल कोडिंग करते हैं एरर निकालने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखना, सोर्स कोडिंग हम यूज करते हैं एफिशिएंट यूज मैसेज बिट्स को करने के लिए, चैनल कोडिंग का यूज करते हैं एरर्स को निकालने के लिए हम। सो द आंसर विल बी सी। नाउ वी आर मूविंग थ्रू द क्वेश्चन नंबर 27। वी हैव गिवन दैट, एक्चुअली ये देखो, ये जो हमें दी हुई है FSM दी हुई है, ये है हमारा ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर। एक्चुअली दिस इज अ सीक्वेंस डिटेक्टर अंडर द कैटेगरी ऑफ द ओवरलैपिंग। अब दोस्तों हमें पकड़ना कैसे होता है इसका एक मतलब यार पूरी लंबी चौड़ी डिटेल है, तो वो मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, बस मेन बात बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर अगर 0 पर है, ये एक्चुअली 4 अलग अलग स्टेट हैं। अब सुनो कैसे करते हैं इसको। तो जब आपका पहले उस पे आएगा, मतलब आपका 0 आएगा तो यहीं टिका रहेगा, जैसे ही 1 आएगा नेक्स्ट पे चला जाएगा। फिर 0 आ गया तो वापस लौट के यहीं आ जाएगा, लेकिन 1 आएगा तो इस पे आ जाएगा, है ना। 0 आएगा तो इस पे ही टिका रहेगा, है ना, और 1 आएगा तो आगे चला जाएगा हमारा, 0 आएगा तो आगे चला जाएगा, 1 आएगा तो इस पे टिका रहेगा। तो इस तरह आप देखो, हम इसका जो सीक्वेंस जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो आप सीक्वेंस करेंगे, देखो यहां से ध्यान से देखना, देखो यहां पर 1 आया, ठीक है, आपको ये 1 आया, 1 1 0। देखो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, ये जो आगे वाला है दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। मतलब ये इनपुट को बता रहा है, 1 इनपुट देगा तो अगली स्टेट पे चला जाएगा, 1 इनपुट देगा तो अगली स्टेट पे चला जाएगा, 0 इनपुट देगा तो अगली स्टेट पे चला जाएगा, है ना। और जब आउटपुट 1 आएगा, देखो 1 इनपुट दोगे फिर वापस से, तो ये जब 1 आउटपुट देके ये इस स्टेट पे आ जाएगा, आउटपुट मेरे को यहां से मिल जाएगा। तो देखो यहां पर जो मेरा है 1 1 0 1, ये मेरा सीक्वेंस बनेगा 1 1 0 1।
लेकिन दोस्तों क्या ये ओवरलैपिंग है, जैसे 1 पे आउटपुट 1 दे देगा आपको, लेकिन ये यहाँ पर इस स्टेज पे ले आएगा, यहाँ पर 1 तो आपके पास ऑलरेडी है, यानी ये 1 भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो फिर उसके बाद 1 तो एक ऑलरेडी है आपको, दूसरी बार फिर 1 है, फिर 0, फिर 1 आएगा। तो इस तरह ये जो है ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर है, ये 1 1 0 1 को डिटेक्ट करता रहेगा, है ना, और लास्ट वाले एक 1 को जो है कैलकुलेट काउंट करता रहेगा, ओवरलैप करता रहेगा। तो दोस्तों अब मेरे को इस सीक्वेंस में से पकड़ना था एक्चुअली इस चीज को। तो 0 0 1 1 देखो मैंने जो इसमें से पकड़ा तो मुझे ये इस वाले में मिला, देखो 0 1 1 0 1। अब क्या है, मैं इसको दोबारा से ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है, तो इसको भी काउंट कर लूंगा 1 1 0 1। तो ये मेरा आउटपुट आपका जो है 2 बार आ रहा है इस वाले केस में। आपको पूछा गया आउटपुट दो बार किस केस में आ रहा है, तो जितनी भी स्ट्रीम्स है उसमें इस वाले सी केस में आ रहा है आपका। तो दिस इज, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूं, दिस इज सीक्वेंस डिटेक्टर ओवरलैपिंग, है ना, तो उसमें चेक कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 28, वी हैव गिविंग दैट, एक आपको सिग्नल दिया हुआ है, आपको बताना है स्टेबल है, अनस्टेबल है, IIR है, FIR है। तो सिंपली यार इसका ट्रांसफर फंक्शन आप कैलकुलेट कर दिए, YZ ओवर XZ करके इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे। इस टर्म को आप इधर ले आइए, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। दिस इज ये मैंने इसको जो है y के टर्म्स को इधर लेके आया, इसका z ट्रांसफॉर्म लिया, उसके बाद मेरा ट्रांसफर फंक्शन बन गया 2 + z इनवर्स 1। और इसको जब मैं ऐसे करूंगा, मतलब z की फॉर्म है, ये इनवर्स की फॉर्म है, z की फॉर्म है 2z + 1 है, इस तरह लिखूंगा। तो यहाँ पर जो मेरा पोल है ये आउटसाइड द सर्कल है, यूनिटी सर्किल के अंदर आपको पता ही होगा, जो अगर यूनिटी सर्किल के अंदर रहता है तो स्टेबल रहता है, आउटसाइड रहता है तो अनस्टेबल रहता है z ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो ये यूनिटी सर्किल से बाहर जा रहा है, तो दोस्तों ये अनस्टेबल है। और अब एक्चुअली मैं बता दूं आप लोगों को, जो FIR होता है वो जो है हमेशा स्टेबल रहता है, जबकि IIR है वो स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। तो जो अनस्टेबल वाला केस है सीधा सीधा FIR फिल्टर के लिए लग रहा है ना। तो ये अनस्टेबल IIR फिल्टर है, अगर स्टेबल होता है तो दोनों केस बन सकते थे, IIR भी बन सकता था, FIR भी बन सकता था। याद रखना, और भी एक तरीका है पता लगाने का, जो ये होता है आपका जो IIR होता है दोस्तों, ये जो आपका IIR होता है, इसके मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं दोस्तों। एक्चुअली आप अगर आप देखना चाहें तो IIR और FIR के यहाँ पर क्या है, ये क्या है, अनस्टेबल हो सकता है, ये हमेशा स्टेबल रहता है। ये लिमिटेड साइकिल होता है, ये नॉन लिमिटेड साइकिल होता है। ये जो है क्या है, ये जो है ये एनालॉग हिस्ट्री से ड्राइव किया जा सकता है, इसकी कोई एनालॉग हिस्ट्री नहीं होती, मतलब एनालॉग से ड्राइव कर सकते हैं। इसमें जो है जीरो भी होंगे, पोल भी होंगे। ये जीरो है, नीचे वाला पार्ट पोल है, मतलब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होंगे। इसमें खाली जीरो ही जीरो होंगे, यानी इसमें न्यूमरेटर ही रहेगा, डिनोमिनेटर मतलब पोल है ही नहीं इसमें। ये लोअर ऑर्डर की टैपिंग के लिए यूज होता है, हायर ऑर्डर के लिए टैपिंग के लिए यूज होता है। ये यार अगर हायर में यूज करोगे तो थोड़ा नुकसानदायक रहता है टैपिंग में यूज करने के लिए। तो सिंपली अगर ये थोड़े से बेसिक्स पता है तो आपको इजीली कर लेते हैं। अनस्टेबल IIR फिल्टर है, दैट इज द ऑप्शन डी। नाउ वी हैव गिवन दैट रेक्टेंगुलर विंडो है, इसके साइड लोब है वो 13 dB होता है दोस्तों। ये एक रेक्टेंगुलर विंडो है, इसके जो फर्स्ट लोब और सेकंड लोब के बीच में जो ये जो मेन लोब है, जो इसमें 13 dB का डिके रहता है, मैंने 13 का। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस रहता है, दिस इज 2π/m जो नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं। तो दिस इज एक फैक्चुअल बेस था, और थोड़ा अगर आपको DSP में इंटरेस्ट है तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। वेल फ्रेंड्स, now we are going through the question number 30, in which we have given that discrete time signal. We have given a discrete time signal 1 1 1 1 1 0.5 आपको कन्वल्यूट कराया गया है डेल्टा n-1 के साथ। दोस्तों याद रखना, अगर किसी भी सिग्नल को आप डेल्टा n-1 के साथ कन्वल्यूट करते हो तो वापस से वही सिग्नल मिलता है उस डिले के साथ जिस पे डेल्टा n है। मान लो n-2 होता और यहाँ डेल्टा n-1 है, इसको कन्वल्यूट करते तो क्या आता, x(n-2-1), तो यानी x-3 पे निकल आता। चलो हम टू द पॉइंट आते हैं। किसी भी सिग्नल को अगर हम कन्वल्यूट करते हैं इसके साथ डेल्टा सिग्नल यानी यूनिट इम्पल्स के साथ करते हैं तो वही सिग्नल वापस से हमें मिलता है विद द सेम डिले। तो दैट इज सी विल बी द राइट ऑप्शन वेयर वी हैव गिवन, है ना। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 31 वी हैव गिवन दैट, आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, ये पूरा वाला सीक्वेंस दिया है, डाउन सैम्पलिंग कराई गई है आपको 3 से। डाउन सैम्पलिंग मतलब आपको ये बीच वाले उड़ाने हैं, मतलब इसमें से सैंपल्स निकालने हैं। डाउन सैम्पलिंग करनी है, मतलब अब कितने सैंपल्स निकालोगे, यहाँ पे अगर n होता है तो n-1, यहाँ पे 3 है तो 3 - 1 2। तो यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट ना हम यहाँ पे मारेंगे ओरिजिन 2 पे, क्योंकि गिवन नहीं है यहाँ पे, तो 2 उड़ा दिए मैंने यहाँ से,
2, फिर बचा मेरा 8, फिर 2 उड़ा दिए 3, फिर 2 उड़ा दिए 9। तो मेरे पास जो सीक्वेंस बच रहा है दोस्तों डाउन सैम्पलिंग करने के बाद बच रहा है 2 8 3 9। और अप सैम्पलिंग करा रहे हैं, ये बोल रहे हैं 2 से, तो क्या है n-1 इसमें फिर इंसर्ट कर दो। तो मैंने 2 0, अब मैं 0 कर दूंगा, है ना। वो तो अप सैम्पलिंग का हमारा यहाँ पे चाहो तो आप 0 इंसर्ट करा दो, इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको। इंटरपोलेशन आप 0 करा दो, यूनिटी की करा दो, एक एवरेज की करा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है ना। तो दिस विल बी द करेक्ट रिजल्ट, आंसर नंबर सी है ना, आंसर नंबर सी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 32 वी हैव गिवन दैट, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है और आपको पूछा गया है, तो यार इसका जो फॉर्मूला होता है सीमोस में पावर डिसिपेशन का, पीपी पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू सी एफ वी डी डी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर सीसी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वी ये वाला हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो दिस विल बी सी वी सी स्क्वायर एफ, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। Now question number 33 in which question is that we have given that एक प्लेन वेव की इक्वेशन दी गई है, आपको फेज वेलोसिटी वेव पूछिए, फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा ओवर लैम्डा। वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट, फ्रीक्वेंसी आपको इतनी दी हुई है, वेवलेंथ आपकी इतनी गिवन है, तो आपको जो है वो सॉरी एफ ओवर एफ लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा ओवर बीटा, दैट इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी। ओमेगा ओवर बीटा इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर, दैट इज बी, है ना। तो इसमें बी ऑप्शन है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 34 वी हैव गिवन दैट कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स नेहा फ्रॉम कैलकाटा टू हेल्प मी आउट दिस प्रॉब्लम। एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज दैट कि यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव है उसके बिलो 20 dB दे रहा था, तो मैं इसे माइनस में ले रहा था, so that is not the point. So we have given it 20 dB is equal to, अब हम इसकी वैल्यू जानते ही हैं, सॉरी यहाँ पर हम जानते ही हैं आपका जो गामा है, गामा कुछ गामा से डिनोट करते हैं, कुछ टाउ से डिनोट करते हैं। सो दिस इज 20 log 1 गामा, या फिर टाउ बोल दो, जो भी आप बोलते हो, है ना, दिस वन। वेल अब उसके बाद क्या है, मैं 1 को जो ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 dB इक्वल टू माइनस 20 लॉग बेस गामा, और फिर मैं इसकी फाइंड आउट कर दूंगा, जैसे 2.1 VSWR इक्वल टू 1 प्लस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा का मैग्नीट्यूड, दैट विल बी 1.1/1.9। अगर फॉर्मूला याद है तो सीधा सा हो जाएगा आपको, है ना। बस थोड़ा कंफ्यूजन था मेरे को कंसेप्ट के रिगार्डिंग। Well, in question number 35, for this question, I would like to say I would like to say thanks, especially thanks to Hasin from Hyderabad to help me out in this problem. Well, in this problem, there is a formula, critical formula for lambda c, critical wavelength के लिए एक formula होता है, that is pi d plus d divided by 2√μr epsilon r. Here this is not given, we can consider it as unity, and we have given d and upper and lower diameter 3.1 plus 1.3. Now after adding and calculating or solving it, we can get 4.3.4 gigahertz, and this is matched with our option number 4, that is D, है ना। तो दोस्तों कर लीजिएगा आप इसको, इसकी जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी सी ओपन लैम्डा सी होती है, लैम्डा सी का फॉर्मूला बस बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या यूज होना है ना, बाकी तो आपको ये पता ही होगा। तो ये लैम्डा सी के फॉर्मूला में आप इसको पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इन क्वेश्चन नंबर 36 वी हैव गिवन दैट एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी गई है, एंटीना आपको गेन इतना दिया हुआ है, ओके, आपको ट्रांसमिटिंग गेन इतना दिया हुआ है, रिसीविंग ट्रांसमिटिंग गेन हो गया, आपको पावर दी गई है ट्रांसमिटिंग, डिस्टेंस 1 किलोमीटर दिया गया है, आपको बताना है पावर रिसीव्ड। ओके, फिश फॉर्मूला अगेन ओके, फिश फॉर्मूला। नाउ वी कैन यूज दैट 300 की पावर, आपको ये जो रिसीविंग गेन दिया हुआ है 8 dB, इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा मैग्नीट्यूड में 10⁸ इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर आपको एक डाउट है तो मैं सीधा बता दे रहा हूँ। जो गेन होता है दैट इज इक्वल टू 10 log बेस GR, तो इससे निकाल लीजिएगा, है ना। इससे ये यहाँ पे लिख दिया है, इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा 10 dBi करके, और फिर PT इक्वल टू PR ओवर PT इक्वल टू GT GR लैम्डा ओवर 4πd का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है, दिस फॉर्मूला इज फिश फॉर्मूला, और इसका बड़ा यूज है, लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आया है दोस्त। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है, क्वेश्चन तो पता रहता है हमें, फॉर्मूला पता रहता है, लेकिन सॉल्व करते टाइम बहुत टाइम कंज्यूम कर जाता है।
तो देख लीजिएगा आप इसे, है ना। तो पीटी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, दैट इज गिवन एज 25 वॉट। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाली है 10, इसकी 10⁸ निकाल लिया, फिर इसको हमने सॉल्व आउट करा है। अब दोस्त यही दिक्कत है, 0.8 10⁸ दी गई है। तो अब देखो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने तो कैलकुलेटर का यूज़ किया है ना। तो आप देख लीजिएगा इसको। तो आंसर विल बी 9.7 नैनो वाट, दैट इज सी, है ना। सॉरी नॉट माइक्रो में आ रहा है, इज दैट, हाँ दिस इज माइक्रो, बी, आंसर विल बी बी, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी आएगा। वेल इन क्वेश्चन नंबर 37 आपको दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, और आपको फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको मोड दिया गया है। आपको बताना है कौन सा मोड गलत है। सबसे पहले आप इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दीजिए। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी मैंने, तो वो दैट इज 13.12 आ गई। तो मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसमें जो डोमिनेंट मोड होते हैं एक्चुअली, तो डोमिनेंट मोड है ये T10, तो यहाँ पर जो है C/2A इसका फॉर्मूला होगा, C/2A होता है डोमिनेंट मोड में इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर C की वैल्यू आपको बताइए 3 × 10⁻² स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई 2, ये जो है यहाँ पर 2A, यहाँ पे 2 इंटू और आ जाएगा, जो सॉल्व करोगे 13.12 आ जाएगा। अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है तो नॉन प्रोपोगेटिंग मोड है ना। तो नॉन प्रोपोगेटिंग मोड ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको अंदर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक डाल दूं, डाइलेक्ट्रिक क्या है, आपको सीधा हेल्प करता है प्रोपोगेशन में। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर मोड कर दूं तो फेज वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा और आपको प्रोपोगेटिंग मोड में डाल देगा उसको। तो दिस इज द नॉन प्रोपोगेटिंग, दिस इज द आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 38, इन क्वेश्चन नंबर 38 फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन नंबर 38 इट इज गिवन दैट T01 मोड है रेक्टेंगुलर में। तो आपको बताना है कि ये क्या है, मतलब TM01। दोस्तों मैं बता दूं, रेक्टेंगुलर के अंदर TM10 या T10 या 01 करके ये मोड पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या है दोस्तों, ये जो मोड है एक्चुअली क्या है, यहाँ कहीं ना कहीं से तो आपको सप्लाई देनी पड़ेगी ना, यहाँ से। तो या तो ये तो लेंथ पे दे दिए, मतलब अगर इनमें से कोई भी, मतलब आपको T0 या ऊपर से भी देना पड़ेगा और इधर से भी आपको देना पड़ेगा। ये ब्रेथ होती है, ये बी होता है दैट इज ए। तो मतलब आपको कोई ना कोई आपको वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, आपको कोई मोड लेना पड़ेगा। क्योंकि रेक्टेंगुलर में, सर्कुलर में चल जाता है, सर्कुलर में T01 हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें नहीं होता है। रीजन क्या है कि आपको कहीं ना कहीं से आपको सप्लाई देनी पड़ेगी, पावर तो कहीं से आपको देनी पड़ेगी ना कहीं से। तो M0 या N0 हो, नॉन एग्जिस्टिंग मोड हो जाते हैं रेक्टेंगुलर के अंदर, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग थ्रू द, आपको दिया हुआ है, आपको ये डायरेक्टिविटी दी हुई है, एफिशिएंसी आपकी 50% है, एफिशिएंसी को डीबी में कन्वर्ट कर लो आप, है ना। और फिर उसके बाद ईटा इज इक्वल टू एंटीना गेन डिवाइडेड बाय डायरेक्टिव गेन, इसको उसमें मैं डीबी में कन्वर्ट करो, ईटा इज इक्वल टू एंटीना गेन माइनस डायरेक्टिव गेन। अब एंटीना गेन निकालना है तो डायरेक्टिव गेन प्लस ईटा, तो दैट इज इक्वल टू 27 dB, और ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव गिवन द स्किन डेप्थ का क्वेश्चन, यार हर बार लगभग पूछा गया है, इसका फॉर्मूला याद कर देना, डेल्टा इज इक्वल टू 1/√πf न्यू और सिग्मा। तो ये फॉर्मूला होता है इसका दोस्तों। इस बार इसमें दिया गया फ्रीक्वेंसी आपको पूछी गई है, दो एक ही कंडक्टर के दो अलग अलग उसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, 4 हर्ट्ज 9 हर्ट्ज, उसका रेशियो आपको पूछा गया है। तो दिस विल बी, इसको जो आप इसी फॉर्मूले से मैंने इसको बना दिया है, सिंपली इसको डिवाइड कर देना डेल्टा 1 करके, इसको निकाल लोगे। क्योंकि ये दोनों तो सेम है सारे, ये तीनों चीज़ तो सेम है क्योंकि सेम ही मटेरियल है, कंडक्टर है। तो बस आपको फ्रीक्वेंसी अलग अलग डाली गई है, तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो दैट इज 9/4, तो 3/2, तो सी आ जाएगा इसका दोस्तों, है ना। कैसिग्रेन रिफ्लेक्टर जो होता है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल शेप कौन सी होता है, हाइपरबोलॉइड यूज होती है। द आंसर विल बी बी। नाउ आपको बीम विड्थ है, बीम विड्थ का डायरेक्टिविटी के साथ क्या लेना है। तो दोस्त मैं बता दूं, डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ओवर θ1 प्लस θ2, दैट इज वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने लिखी थी, वेट ए सेकेंड, ओके फ्रेंड्स, well we are okay, sorry. So we have stopped the discussion here. Actually I have to discuss from question number 21 to 40 in this lecture. Rest of the question I will discuss in the next part, in part 3. So friends, if you have found any mistake in my discussion, then please write it down in the comment section. Your feedback is valuable for me.
if you have some feedback, please write to me. If you are viewing my channel, my video first time, then subscribe my channel Kartik Bharadwaj. मोटिवेशनल वीडियोस आपको अच्छी अच्छी बातें बताता रहूंगा दोस्तों, जो मैंने सीखा है मतलब पिछले 2 सालों में लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद, वो मैं सब आपको बताऊंगा. और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. बाय, टेक केयर.